Assalamualaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today is the unit number 7 lecture, nutrition consideration in the prevention and management of liver diseases. So आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे लिवर डिजीज़ के बारे में कि लिवर डिजीज़ अगर होंगी तो एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें किस तरह की न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन देंगे, किन चीज़ों से प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, किन चीज़ों को मैनेज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये आज के हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स वाले हम क्लियर कर लेंगे जो आपके कोर्स ग्रेड में हैं. सो गॉल ब्लैडर, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो लिवर डिजीज़ में कंट्रीब्यूशन रोल होता है वो गॉल ब्लैडर का होता है. मोस्टली जो लिवर डिजीज़ या लिवर डिजीज़ से गॉल ब्लैडर डिजीज़ कॉज हो जाती हैं, गॉल ब्लैडर से लिवर डिजीज़ कॉज हो सकती हैं. इनका आपस में बहुत ज़्यादा बड़ा लिंक है. सो गॉल ब्लैडर जो है ये एक स्मॉल सा ऑर्गन होता है, बिलो द लिवर के लोकेटेड होता है और यहाँ पे लिवर से जो बाइल रिलीज़ होता है वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है. एंड जब हमें डाइजेशन ऑफ फैट्स की डाइजेशन में हमें हेल्प करती है तो इस गॉल ब्लैडर से स्टिमुलेशन के तौर पे स्टिमुलेट होता है ये गॉल ब्लैडर और उतनी अमाउंट में जितना कि डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है फैट की उतने अमाउंट में ये रिलीज़ करता है थ्रू सिस्टिक डक्ट से. ओके, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है सिस्टिक डक्ट होता है. अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये गॉल ब्लैडर जो है ये लोकेटेड होता है लाइक दिस. ओके, इसके साथ ऐसे लोकेटेड होता है. ओके, सो यहाँ से जितना भी बाइल रिलीज़ होता है वो यहाँ पे आके स्टोर होता है एंड यहाँ से फिर इन दोनों से एक एक डक्ट गई होती है एंड ये डक्ट जो है ये आपस में मिल जाती है एंड देन ओपन होती है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन डिटोनम में जहाँ पे फिर डाइजेशन होती है फैट्स की. बाइल जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. ओके, एंड रिलीज द बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू हैव डाइजेस्ट करें फूड को. सो अगर इन दोनों में से किसी के भी को फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं देन डाइजेशन डिस्टर्ब होगी एंड डिजीज़ कॉज होती हैं. गॉलस्टोन्स, गॉलस्टोन इज़ द डिजीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर. ये गॉल ब्लैडर की डिजीज़ है. गॉलस्टोन्स का मतलब है कि गॉल ब्लैडर में जब स्टोन्स हो जाते हैं. सो गॉलस्टोन्स आर थॉट टू डेवलप बिकॉज ऑफ एन इम्बैलेंस. गॉलस्टोन जो होते हैं वो किस वजह से डेवलप्ड होते हैं? गॉलस्टोन जो होते हैं लाइक ये जो है यहाँ पे गॉल ब्लैडर है. गॉल स्टोन्स डेवलप किस तरह होते हैं कि जब भी गॉल जो बाइल बना है उसके अगर केमिकल इम्बैलेंस हो गई यानी कि बाई सॉल्ट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट बाई सॉल्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वाटर वगैरह होता है, तो अगर उसकी कंपोजिशन में इम्बैलेंसमेंट आ जाती है देन स्टोन्स बन सकते हैं. और ज़्यादातर मोस्ट केसेस में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल की वजह से अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो अपनी अमाउंट से ज़्यादा हो गया है, टू हाई है, एक्सेस में हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, देन स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर जो हम देख रहे होते हैं केसेस में तो 50% से ज़्यादा केसेस जो होते हैं इसमें जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं उनके ज़्यादा आते हैं. कोलेस्ट्रॉल से स्टोन्स बनते हैं. गॉल स्टोन्स जो होते हैं अब ये किस तरह डेवलप होते हैं कि अगर कोई जो है वो ज़्यादा फ़ैट कंज्यूम कर रहा है तो उसे अगर फैटी लिवर हो गया है तो फैटी लिवर से क्या होता है और अगर देन वो अपना ग्रेजुअली वेट डिक्रीज़ करना चाह रहा है तो जब वेट डिक्रीज़ होता है फ़ैट डिज़ोल्व होता है और वो फ़ैट आके इस गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाता है एंड स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है. देन बाइल जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, फ़ैट हमारे जो इंटेस्टाइन में है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता एंड देन इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर कॉज होती है एंड गॉल स्टोन्स हो जाते हैं. गॉल स्टोन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है आजकल. रोल ऑफ डाइट इन द मैनेजमेंट ऑफ गॉल स्टोन की मैंने हम किस तरह डाइट प्लान करेंगे. इम्पॉर्टेंट डाइट प्लान जो है गॉल स्टोन में क्या होगी कि हम हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल डाइट बिल्कुल अवॉइड करेंगे. लो फाइबर और फाइबर डाइट लेंगे. फाइबर डाइट जो है वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली नहीं लेनी है क्योंकि उससे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं. अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर वेट है और वो वेट लॉस कर रहा है तो वो ग्रेजुअली वेट लॉस करें. क्विकली अगर वो वेट लॉस करेगा तो क्विकली जो होता है क्विकली सारा फैट डिज़ोल्व हो रहा होता है एंड देन एक्यूमुलेट हो जाता है इनटू द गॉल ब्लैडर में एंड गॉल स्टोन फॉर्मेशन होती है. लिवर जो होता है ये अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अमाउंट में रिलीज़ कर रहा है बाइल में
तो इससे क्या होगा कि नॉर्मल बैलेंस जो है कोलेस्ट्रॉल का, बाइल सॉल्ट्स का, ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, देन डेवलप हो सकता है गाल स्टोन। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये क्रिस्टल्स में जो है क्रिस्टल्स इसके बन जाते हैं। जब ज़्यादा टाइम तक कोलेस्ट्रॉल जो है वो गाल ब्लैडर में स्टे करता है, देन उससे क्रिस्टल्स बन जाते हैं एंड स्टोन डेवलपमेंट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा हो कि अगर जो पर्सन है वो अपना वेट जो है वो बैलेंस रखे, हेल्थी डाइट ले, लो फैट डाइट ले, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम ले और कैलोरीज जो है वो मिनिमम अमाउंट में ले और हाई फाइबर डाइट ले। फिर है टाइप्स ऑफ गाल स्टोन। गाल स्टोन जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ गाल स्टोन्स होते हैं। एक होते हैं कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन एंड दूसरे होते हैं पिगमेंटेड गाल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल वाले गाल स्टोन जैसे कि मैंने आपको बताया हाई रेट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो जाता है अगर हम एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल टेकअप करें। पिगमेंटेड गाल स्टोन जो होते हैं ये एक्सेसिव बिलिरुबिन की वजह से हो जाता है, यानी कि आरबीसीज अगर बहुत ज़्यादा डेड हो जाते हैं उससे वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं हीमोलाइसिस की वजह से, देन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द स्टोन्स। हेल्दी फूड फॉर योर गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के लिए हेल्दी फूड कौन कौन से हैं? हमने फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह लेनी है जो कि हाई होती है फाइबर्स में। होल ग्रेन सीरियल्स लेने होते हैं, होल व्हीट ब्रेड लेंगे, ब्राउन राइस ले सकते हैं, ऑट्स एंड लीन मीट, पोल्ट्री एंड फिश। लीन मीट हम कहते हैं जो बिना फैट के मीट होता है, उसमें फ़ैट की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा मिनिमम होगी। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं लेकिन उसमें फ़ैट ना हो। हम वो मील ईटिंग मील कॉजेज योर गाल ब्लैडर टू एम्प्टी, और वो वाला मील लेंगे जिससे हमारा गाल ब्लैडर जो है वो फ्लश आउट हो सके, यानी कि उसमें जो है जो बाइल है वो ज़्यादा टाइम तक स्टे ना करें। और जब ऐसा रेगुलर बेसिस पे हम करते जाते हैं तो कभी भी किसी को गाल स्टोन जो है उसकी डेवलपमेंट। कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि गाल स्टोन जो है गाल ब्लैडर में स्टोन डेवलपमेंट से प्रिवेंट करते हैं? सो जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक अगर कोई कैफिनेटेड कॉफ़ी जो ले रहा होता है तो उससे गाल ब्लैडर फ्लश आउट होता है, देन गाल स्टोन के चांसेस कम होते हैं। और वुमेंस में जो वुमेन जो है वो रोज़ाना 1 सर्विंग पीनट्स के लेती है, देन उनका 20% चांस कम हो जाता है गाल स्टोन्स के लिए एज़ कम्पेयर जो नहीं लेती हैं। फूड जो एग्रावेट कर देता है गाल ब्लैडर स्टोन को, यानी कि जो कि है जिसकी वजह से हाई रिस्क पे हो जाता है पेशेंट समवन थ्रू गाल स्टोन्स। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है सजेस्ट फ्रक्टोज वगैरह, रिफाइंड शुगर जो होती है अगर हम जो शुगर ले रहे होते हैं देन ये बॉडी में जाके फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है एक्सेसिव शुगर। एक्सेसिव शुगर जब फैट में कन्वर्ट होती है देन फैट इज़ द हाईली लीडिंग रिस्क फॉर गाल स्टोन्स। फूड जो कि हाई होता है एडेड शुगर में लाइक बेक गुड्स, डेजर्ट्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह अगर कोई ज़्यादा ले रहा है, या फिर हाई सैचुरेटेड फैट्स डाइट ले रहा है, या ट्रांस फैट, फ्राइड फूड्स, जंक फूड्स वगैरह ले रही हैं, और अगर उनके डाइट में फाइबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, देन ये एग्रेवेट करता है रिस्क फॉर गाल स्टोन। ऑफ लिवर, यानी कि लिवर कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है इन आवर बॉडी? सो मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फूड। लिवर जो है रिलीज़ करता है बाइल एसिड। बाइल एसिड जो है ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड मोस्टली फैट। ओके, सिंथेसाइजेस प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है लाइक एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स। स्टोर वाइटामिन एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है लाइक वाइटामिन B3, B6। ओके, फॉर्म ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बनाता है लाइक थ्रोम्बिन एंड फिब्रिन, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। डिटॉक्सीफाइड ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स को डिटॉक्सीफाई करता है, यानी कि अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई करता है, उसका टॉक्सिक इफेक्ट कम करता है। प्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट बाइल, प्रोड्यूस और एक्सक्रीट करता है बाइल। फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़ होती है लाइक कपफर सेल्स होते हैं जो मैक्रोफेजेस हैं, अगर वो लिवर में होते तो इसे हम कपफर सेल्स कहते हैं। ओके, कपफर सेल्स एक्ट एज रिजर्वायर फॉर ब्लड वॉल्यूम, यहाँ पे आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है, सो एक्ट एज अ ब्लड रिजर्वायर वॉल्यूम होता है। डिजीज़ ऑफ द लिवर, लिवर से कौन कौन सी डिजीज़ कॉज हो सकती हैं?
वायरल हेपेटाइटिस एंड नॉन वायरल हेपेटाइटिस। अब वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है, नॉन वायरल हेपेटाइटिस। नॉन वायरल हेपेटाइटिस जो है वो अल्कोहल एंड ड्रग्स, कुछ ऐसे पॉइजन ड्रग्स हों उनकी इंटेक की वजह से वायरल नॉन वायरल हेपेटाइटिस होता है। एंड वायरल हेपेटाइटिस जो कि वायरस की वजह से हो जाए। एक्यूट एंड क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो जाती हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ यानी कि लिवर डिजीज़ अगर अल्कोहल के इंटेक की वजह से हो रही हैं या फिर अल्कोहल के इंटेक की वजह से हेपेटाइटिस हो रहे हैं, जैसे कि नॉन वायरल हेपेटाइटिस। एंड सिरोसिस हो रहा है। सिरोसिस जो है जब लिवर की जो सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन जो है अगर वो चेंज हो जाता है, देन दिस इज़ कॉल्ड सिरोसिस। एंड द लास्ट स्टेज होता है सिरोसिस जो है लीडिंग कॉज है टू कैंसर, लिवर कैंसर। कोलिसिस्टिक लिवर डिजीज़ हो जाती हैं। कोलिसिस्टेरिक लिवर डिजीज़, कोलिसिस्टिक लिवर डिजीज़ यानी कि गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो जाती हैं। फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती हैं एंड अदर लिवर डिजीज़। लाइक हेल्दी लिवर है एंड देन फैटी हो गया है, इसके बाद क्या हो जाएगा कि फिब्रोसिस हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है लिवर, एंड देन लास्ट स्टेज जो होता है वो सिरोसिस होता है। वाइटामिन मिनरल डिफिसिट इन सीवियर हेपेटिक फेलियर, जब हेपेटिक फेलियर हो जाता है तो कौन कौन से वाइटामिन मिनरल्स की डिफिशिएंसी हो जाती है। सो वाइटामिन ए, डी, ई, के, B6, B12, फोलेट, नियासिन, थायमीन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ये जितने भी वाइटामिन मिनरल्स हैं ये स्टोरेज हाउस है सब वाइटामिन मिनरल्स का लिवर जो है। तो अगर लिवर के ज़रूर लिवर की अगर कोई डिजीज़ कॉज होगी तो इन सब में चेंजेस आएंगे। डाइटरी मैनेजमेंट इन लिवर डिजीज़ में जिनको लिवर डिजीज़ होती हैं, बैडली लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा वर्सेंट हो चुकी होती हैं, सो उसमें प्रोटीन जो होता है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा होता। सो अगर वो प्रोटीन ले रहा है तो इससे क्या हो जाता है कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो जाती है। क्या हो जाता है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो है इस डिज़ीज़ है जिसमें क्या हो जाता है कि हाई प्रोटीन इंटेक की वजह से अगर लिवर डिजीज़ पहले से है और हाई प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, सो ये प्रोटीन जो होता है ये टॉक्सिक एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड से बने हो जाते हैं, ये एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। एमोनिया जो है वो यूरिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, लिवर जो है इतना फंक्शनेबल नहीं है कि एमोनिया को प्रोटीन में यूरिन में कन्वर्ट करें एंड देन एक्सक्रीट करें। सो ये एमोनिया जो है हमारे ब्लड में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है एंड क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये ब्रेन पे इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं एंड देन लीड करता है टू हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। डाइटरी चेंजेस फॉर लिवर डिजीज़ जो होती हैं इसमें क्या करेंगे कि प्रोटीन जो है हम अपनी डाइट में कम कर लेंगे क्योंकि इसकी वजह से टॉक्सिक बिल्डअप होता है। सिरोसिस इज़ द स्कारिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द लिवर। सिरोसिस जो है इसमें क्या हो जाता है कि लिवर की जो हेपेटोसाइट सेल्स हैं वो उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाती है एंड देन लिवर जो है वो हार्ड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सिरोसिस। डाइट रिकमेंडेशंस क्या होती हैं कि इसमें हम सॉल्ट एंड फूड जो है जिसमें हम सॉल्ट एंड फूड जो कि हाई सॉल्ट कंटेंट में होते हैं वो बिल्कुल लिमिट करेंगे। एंड देन टॉक टू डॉक्टर अबाउट हाउ मच प्रोटीन यू हैव टू डिक्रीज इन योर डाइट। अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है ये हमने बहुत ही लिमिट अमाउंट में कंज्यूम करना है, टिपिकली लेस दैन 15 ml मिलीग्राम जो है पर डे हम 1500 मिलीग्राम हम पर डे यूज़ कर सकते हैं या इससे भी कम, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि मैंने आपको जैसे पहले भी लेक्चर्स में हम ये वाली बात कर चुके हैं, ये ज़्यादातर लीडिंग कॉज होता है। सॉल्ट जो होता है हाइपरटेंशन वाले लेक्चर में बताया था कि जितना हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम के साथ वाटर जो होता है उसकी रिटेंशन होती है, वाटर एक्यूमुलेट होता है एंड देन कॉज करता है एडेमा एंड स्वेलिंग। सो फ्लूइड बिल्डअप होता है, स्वेलिंग हो जाती है लिवर की। हैव अबाउट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ऐसा कि बॉडी वेट में के मुताबिक 1 ग्राम प्रोटीन हम लेते हैं पर केजी, और फिर ये डिपेंड करता है आपकी सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम पे कि कितना कम करना है। फैटी लिवर डिजीज़, फैटी लिवर डिजीज़ जो होती हैं जब बिल्डअप ऑफ फैट हो जाता है इन द लिवर सेल्स में, उसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती हैं। डाइट रिकमेंडेशंस में हम क्या करते हैं कि
लिमिट करते हैं फूड जो कि हाई कैलोरी होते हैं इन नेचर, और ज़्यादातर फाइबर्ड फूड हम लेंगे। हीमोक्रोमेटोसिस जो होती है जब आयरन की बिल्डअप हो जाती है इन तले, हीम जो होता है आयरन को कहते हैं, एंड क्रोमेटोसिस इज द बिल्डिंग क्रोमेटोसिस। ओके, डाइट रिकमेंडेशन जो होती है क्रोमेटोसिस में, डाइट रिकमेंडेशन हम वो फूड लेंगे जिसकी वजह से आयरन बिल्डअप ना हो, यानी कि आयरन कंटेनिंग फूड जो है वो अवॉइड करेंगे। आयरन पॉट्स एंड पैन्स भी हम यूज़ नहीं करेंगे, और अगर हम कोई ऐसी पिल्स ले रहे हैं आयरन वगैरह की तो वो भी नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। और शेल फिश जो होता है इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है तो ये भी हम नहीं लेंगे। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी जो है इज़ द डिजीज़ ऑफ द लिवर कॉज बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। डाइट रिकमेंडेशन हम इसमें क्या करते हैं कि लिमिट करते हैं वो फूड जो कि आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन पॉट्स एंड पैन्स वो करते हैं, अवॉइड करते हैं। सॉल्ट कंटेनिंग फूड अवॉइड करेंगे। फर्स्ट क्या होगा इन लिवर डिजीज़ में, अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रोनिक लिवर डिजीज़ सफ़र कर रहा है लाइक सिरोसिस, सो उसके साथ एम्पैथी करेंगे, एम्पैथी हम शो करेंगे, सपोर्ट करेंगे पेशेंट्स को जिनकी, और उन्हें हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएंगे, उन्हें ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, उनकी हर तरह से काउंसलिंग करेंगे, कम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल असेसमेंट हम उनकी करेंगे ताकि उसका रिस्क प्रोफाइल देखें कि उन्हें किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। रेफ़र करते हैं टू स्पेशलिस्ट के लिए रेफ़र करते हैं कि अगर उन्हें कोई ऐसे एक्यूट या क्रोनिक हेल्थ केयर कंडीशन है। हम हेल्थ टीम के साथ या पेशेंट के साथ, पेशेंट की फैमिली के साथ कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं, उसकी हेल्थ केयर नीड्स पूरी करते हैं ताकि उसके एज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसे देखते हुए हम उसको ट्रीट करेंगे। वल्नरेबिलिटी देखेंगे, उसका लाइफस्टाइल, कल्चर, इथनिक बैकग्राउंड होगा, तो उस सब को हम ध्यान में रखते हुए जो है पेशेंट को ट्रीट करना है। डेवलप एंड एवेलुएट करेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट प्लान्स उसके लिए बनाएंगे पेशेंट के साथ मिलके ताकि जो उसकी लिवर डिजीज़ उसका रिस्क फैक्टर कम हो सके। अलॉन्ग साइड विद द पेशेंट के साथ हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे उसकी, ताकि उसका सोशल इम्पैक्ट जो है उस पर अगर कोई बुरा इम्पैक्ट हो रहा है तो वो कम से कम हो। स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन हम सेफली देंगे, यूज़ करेंगे अर्ली वार्निंग टूल्स अप्रोच के पेशेंट हम देखते रहेंगे, उसकी बार बार असेसमेंट ऐसे करेंगे कि देखते रहेंगे पेशेंट जो है उसकी जो कंडीशन है वो वर्सन होती जा रही है कि नहीं, अब वो जो है वो ज़्यादा हेल्थी लाइफ की तरफ प्रमोट हो रहा है। अ टॉकिंग लिवर मैसेज, एक्चुअली योर लिवर डज कम्युनिकेट विद यू। आपका लिवर जो है वो हमेशा आपके साथ कम्युनिकेशन में रहता है। अगर हम हेल्थी डाइट लेते हैं तो आपका लिवर कहता है कि मैं हेल्दी हूँ, और वो अच्छा जॉब कर रहा था, अपने फंक्शन सारे परफॉर्म कर रहे थे, बिकॉज लिवर जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के फंक्शन में। इसलिए तो हमें मैसेज मिलता है जब वो फंक्शन कर रहा होता है प्रॉपरली, देन लिवर की तरफ से एक मैसेज होता है कि हाँ वो हेल्दी है और हमारी गुड हेल्थ है, एंड हम अपने सारे टास्क जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और हम हेल्दी फील भी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम अपने डाइट में केयरफुल नहीं हैं, हमें अपने लिवर का कोई भी ध्यान नहीं है, और उसके लिए हम उसके लिए जो डिफेंस सिस्टम डेवलप हुआ है वो ब्रेक डाउन कर लें हम खुद ही, यानी कि हाई फैट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, फ्राइड फूड्स ले रहे हैं, ओवर फ्राइड फूड्स ले रहे हैं। ये नहीं है कि लेना नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी नॉर्मल अमाउंट से जितनी कि हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा ले लें या फिर सॉल्ट्स वगैरह ले रहे हैं, तो योर लिवर लिटरली इज़ अंडर अटैक होता है। देन आपका लिवर जो है, आपने खुद डिफेंस लाइन जो है वो तोड़ दी है, एंड देन आपका लिवर जो है बहुत सारी डिजीज़ का जो है उससे वो अटैक कर लेते हैं आपके लिवर पे। लेकिन अगर आप अपने लिवर की हेल्प नहीं करेंगे तो वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता। रिजल्ट में क्या होगा कि लिवर डिजीज़ हो जाएंगी, लिवर डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ऑर्गन जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने लिवर को हेल्दी रखें, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली। सो दैट्स ऑल अबाउट लिवर एंड लिवर रिलेटेड डिजीज़। आज हमने सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हम कन्वर्ट कर लिए। होप्स आप लोग को वीडियो, आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह।